Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome back with another session, and that session will be on status of matter class 11th chemistry. I hope that you all are well, and I am also fine. ओके मैं आपको यहाँ पे फार्मूला शीट प्रोवाइड करूँगा, उसके बगैर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बीच में कंसेप्ट भी बताऊंगा, और उसके बगैर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा लास्ट पे, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह करके। आप पहले वहाँ पे लिखोगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसमें आप मेजर करते हैं, हम प्रेशर को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को, वॉल्यूम को। ओके मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम को आपको हमेशा लेना है किसमें, लीटर में। अब कभी कभी आपको ml में देता है वॉल्यूम, या कभी कभी आपको मीटर क्यूब में देता है, या सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो यहाँ पे, अगर तेरे पास 1 लीटर है तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक। ये आप इस बात को याद रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। आपको कभी कभी एग्जाम में 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया होता है, घबराना नहीं। इट मींस एग्जामिनर बोल रहा है ml के बारे में, ठीक। मतलब वो ml की बात कर रहा है, चाहे आप सेंटीमीटर एग्जामिनर सेंटीमीटर में देगा या ml में, मतलब बात एक ही है, ठीक। अब बताओ यहाँ पे देखो, कभी कभी देता है 1 मीटर क्यूब। एग्जामिनर बोलता है कि मेरे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। इट मींस आपको जो वॉल्यूम लेना है वहां पे, दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम होता है, 1000 लीटर, ठीक। यहाँ पे और एक बात देखो, ये जो 1 लीटर होता है, ये दैट इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। मतलब कभी कभी आपको एग्जाम में बोलता है मेरे पास 2 dm क्यूब है, मतलब 2 लीटर्स है। अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, इट मींस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 dm क्यूब। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैंने बोला 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक। यहीं पे बताऊंगा आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्यों है? क्योंकि मैंने बताया आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। मैंने बताया आपको ml चाहे ml की बात हो या सेंटीमीटर क्यूब की बात हो, इट मीन सेम। तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, ये जो 1 लीटर है दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एग्जामिनर या सेंटीमीटर क्यूब में देगा या ml में देगा, इसका मतलब वो सेम है, ठीक। कभी कभी dm क्यूब देगा या लीटर देगा, इट मींस सेम, वो लीटर की बात कर रहा है। कभी कभी बोलेगा मेरे पास 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक। इसका मतलब 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर देगा आपको, वो किसके बराबर होगा, 2 into 1000, दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू 2000 लीटर। समझ में आ रहा है क्या? इट इज इक्वल टू 2000 लीटर। ओके अब देखो यहाँ पे, उसके बाद आपके आता है प्रेशर। प्रेशर को आपको लेना है एटीएम में। अगर मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, ये जो 1 एटीएम होता है, 1 एटीएम दैट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। कभी कभी बोलता है आपको पास्कल में प्रेशर ले लो, लेकिन उसने दिया होता है 2 एटीएम। अगर 2 एटीएम उसने दिया तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये बनेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पास्कल में, ठीक। या कभी बोलते हैं कभी बार में देता है प्रेशर, बार या एटीएम सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। इसका मतलब 1 एटीएम मींस 1 बार। इसमें क्या है 0.13, ये मैटर नहीं करता, ठीक। इट मींस एटीएम में देगा या बार में, दैट मींस सेम। अगर उसने बोला पास्कल में प्रेशर ले लो, तो फिर आपको करना पड़ेगा 1 एटीएम इज इक्वल टू, फिर आपको यहाँ पे 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो प्रेशर एटीएम है ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्कल में। ओके उसके बगैर आता है प्रेशर में, इतना याद रखो, ठीक। उसके बगैर आता है आपके पास एक टेम्परेचर। ये जो थर्ड वाला है टेम्परेचर को आपको हमेशा लेना है केल्विन में, ठीक। चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, आपको टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर उसने बोला, आप एग्जामिनर ने बोला मेरे पास जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, केल्विन में। अब देखो कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड,
प्लस कीजिए 273, कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। ठीक, कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। ओके, आप देखो, मैं दिखाऊंगा आपको। लेट सपोज मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब मुझे उसको केल्विन में लिखना है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, T डिग्री सेल्सियस, उसने बोला है 25 डिग्री, लिखो यहाँ पे 25 प्लस 273 किसके बराबर आएगा, 298 केल्विन। ठीक, टेम्परेचर भी हो गया, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी। ठीक, आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, उसके बाद आता है आपके पास गैस लॉज। ओके, गैस लॉज में आपको क्या करना है, बॉयल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक्स लॉ। ठीक, उसके बाद आता है एवोगैड्रो लॉ, उसके बाद आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके बाद आता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, ये 5-6 लॉज है यहाँ पे, 6 लॉज, इनको भी पढ़ना है, जरूरी पढ़ना है। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो लॉ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ओके, अब मैं यहाँ पे उन्हीं की बात करूंगा। अब मैं फार्मूला आपको प्रोवाइड करूंगा, मैंने बोला ना आपको, मैं आपको फार्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा। अब फार्मूला लिखोगे आप वहां पे, पहले मैं इसको रब करूंगा। फार्मूला नंबर 1 लिखोगे आप वहां पे बॉयल्स लॉ की। जो बॉयल है, बॉयल ने बोला 8 कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो प्रेशर है आपका, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, अगर आपको इसको कन्वर्ट, यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू K बाई V। इट मीन्स PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अगर मैं इसी को लिखूंगा इस तरीके से, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज बॉयल्स लॉ। ओके, दिस इज बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्स। इसका मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम जो होगा वो घटेगा। मतलब मगर कब, जब आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मतलब अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक, प्रेशर अगर आपको बढ़ाओगे मतलब वॉल्यूम घटेगा, यही बोला भाई ने। मगर कब, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ। अब मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं दिखाऊंगा, ग्राफ में लास्ट पे दिखाऊंगा। ठीक, बॉयल्स लॉ का ग्राफ, चार्ल्स लॉ का ग्राफ, गैल्यूसेकस लॉ का ग्राफ, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रेशर लूंगा तो यहाँ वॉल्यूम लूंगा V, तो PV मतलब इनवर्स रिलेशन है ना, तो ग्राफ क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इतना याद रखो। उसके बाद फार्मूला नंबर 2 लिखोगे वहां पे, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने बोला 8 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, 8 कांस्टेंट प्रेशर। मगर अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, 8 कांस्टेंट प्रेशर, 8 कांस्टेंट प्रेशर, ये जो आपका वॉल्यूम है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम घटेगा। अगर आपको इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो तू क्या लिखेगा वहां पे, तो लिखेगा V इज इक्वल टू KT। मतलब which implies V by T is equal to K। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। दिस इज चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, मतलब कब, 8 कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ कहता है। मैंने बोला V इज इक्वल टू KT, मैंने K को वहीं पे रखा है, मैंने उस T को नीचे लाया, V by T, फिर लिखा V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। इसको कहते हैं आप चार्ल्स लॉ। ओके, दिस इज बॉयल्स लॉ।
बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें कभी कभी ना एग्जामिनर सीधे फार्मूला क्वेश्चन देता है, पहले बोलता है प्रेशर इज दिस, वॉल्यूम इज दिस, लास्ट पे प्रेशर दिस, बताओ वॉल्यूम क्या होगा। सीधे करना है P1 अपॉन P2, दैट विल बी इक्वल टू V2, ठीक। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक। अब थर्ड लिखो गै-ल्यूसेक लॉ। उसको और एक नाम है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। नाम से पता चलता है, जो प्रेशर टेम्परेचर लॉ है, नाम से पता चलता है इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, इट मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, ये बोल रहा है, फिर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ता है, मतलब ये जो प्रेशर बढ़ेगा आपको कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक। प्रेशर कब बढ़ेगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के P इज इक्वल टू KT। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्रेशर इज टेम्परेचर, और फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, मैंने K लगाया। अब मैं K को कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना K इज इक्वल टू P अपॉन T। इसी को अब मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दिस इज गै-ल्यूसेक्स लॉ। गै-ल्यूसेक ने क्या बोला, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। मैंने फिर इसको प्रोपोर्शनल दिया, फिर ऐसे किया, और फिर लिखा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। यहाँ पे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, मतलब T नीचे आता है। यहाँ पे लिखा P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ओके। अब इन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एवोगाड्रो लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उन तीन लॉ को फिलहाल वेट कीजिए। अब मैं यहां पे बताऊंगा आपको, ये फार्मूले आप फिलहाल तीन लिख लो, ये तीन, ये और ये। बॉयल ने बोला 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ल्स ने बोला 8 कांस्टेंट प्रेशर, गै-ल्यूसेक ने बोला 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। लिखो आप पहले इतना, तीन फार्मूले मैंने आपको बताए यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसके बाद आता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, मतलब उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, उससे तीनों लॉ साबित हो जाता है, ठीक। इक्वेशन ऑफ स्टेट ने तीनों लॉ को डिफाइन किया। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, अब नंबर 4 पे लिखोगे, नंबर 4 पे आप लिखना वहां पे जो PV इज इक्वल टू nRT, बहुत ही फेमस है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें टोटल प्रेशर निकालना होता है। नीट 2021 में इसी पे क्वेश्चन आया था, जो मैंने बोला ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उस पे क्वेश्चन आया था, मतलब वहां पे टोटल प्रेशर निकालना होता है। वो टोटल प्रेशर इससे निकलता है, PV इज इक्वल टू nRT से निकलता है, ठीक। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ये बहुत फेमस है, ठीक। फिजिक्स में कर लो, केमिस्ट्री में कर लो, बहुत ही फेमस है, ठीक। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको आप याद रखो ऐसे ही, P1/V1 इज डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 into V2 अपॉन T2, ओके। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। मैंने बोला तीनों लॉ इससे डिफाइन होते हैं। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा, मतलब ये जो T है यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये T2 ये नहीं आएगा, फिर क्या बचा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर मैं यहाँ पे चार्ल्स लॉ की बात करूं, मैंने बोला प्रेशर इज कांस्टेंट, मैं क्या लिखूंगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। समझ में आ रहा है क्या, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, मतलब आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया, फिर क्या बना ये बना चार्ल्स लॉ। उसके बाद मैंने बोला और एक लॉ, गै-ल्यूसेक लॉ, उसने बोला 8 कांस्टेंट वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करो। जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे तो जो वॉल्यूम यहाँ पे है V1, ये बराबर होगा इस V2 को, मतलब VV कटेगा। जब VV कटेगा ये क्या बनेगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, हो गया ना, वो लॉ भी यहाँ पे डिफाइन।
वायलेस लॉ भी, चार्ल्स लॉ भी, गॉस-लेविस लॉ भी, इसको आप प्रेशर टेम्परेचर लॉ के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, तीनों लॉ यहाँ पे साबित हो गए। यहाँ पे V1 को वॉल्यूम को कांस्टेंट करो, वायलेस लॉ बनेगा, सॉरी टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, वायलेस लॉ बनेगा, प्रेशर को कांस्टेंट करो, चार्ल्स बनेगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट करो, गॉस-लेविस लॉ बनेगा। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिलहाल मैंने आपको ये 5 फार्मूले आपको बताए। ठीक, इन पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, उसके बाद फिलहाल आप ये लिखो फार्मूला नंबर 6, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, या मैं यूं कहूंगा रिलेटिव डेंसिटी, उससे वेपर डेंसिटी लिखो, वेपर डेंसिटी वी डेंसिटी, वेपर डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, मास ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं इसको, H2 को, मतलब उसका मोलर मास होता है 2 H2 का, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे डायरेक्ट 2, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। ये जो फार्मूला है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये फार्मूला जो जब हम पढ़ते हैं ना सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कांसेप्ट इसको कहते हैं, वहां पे कभी कभी देता है वेपर डेंसिटी, आपको मोलर मास निकालना होता है, वो वेपर डेंसिटी को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 2 से, वहां पे मोलर मास निकलता है। ठीक, ओके, उसके बाद आज ये और एक फार्मूला, फेमस फार्मूला है डेंसिटी की, जिसपे क्वेश्चन आते रहते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू PM अपॉन RT। फिजिक्स में भी इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक, डेंसिटी लिखो, या आप यहाँ पे डेंसिटी के बदले रोह लिखो, रोह, या डेंसिटी लिखो या रोह लिखो, PM by RT। ओके, इसको कहते हैं आप एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक, एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे भी R आया, यहाँ पे भी R आया। ये R क्या होता है? R क्या होता है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस R का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक, या इसी को मैं बताऊंगा दैट इज इक्वल, अगर आपको एनर्जी के टर्म में लिखना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, या इसी को लिखो आप 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक, ये लिखो, ये लिखो, ये डिपेंडेंस ऑन क्वेश्चन, डिपेंडेंस ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम देने के अगर एनर्जी निकालनी होगी तो वहां पे ये लिखो, अगर एनर्जी निकालनी होगी लेकिन जो ऑप्शन होगा, और जो ऑप्शन होगा वो कैलोरी में दिया होगा, तो आप वहां पे R के बदले 2 लिखना। ठीक, R के बदले 2 लिखना। ये मैंने बताया आपको, ये फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक, बार बार अब इसका मैं बार बार क्यों बोलूंगा आपको, मैंने बताया ना आपको, ये R इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे आएगा वहां पे फिर से रिपीट करूंगा, R इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस। ओके, ये आप याद रखना। ठीक, ओके, फार्मूला नंबर 8 लिखो आप यहाँ पे, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने बोला अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो आपका वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू Kn, मतलब V इज इक्वल टू Kn, मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, वहां पे मैंने K लगाया कांस्टेंट, और इससे क्या पता चलता है आपको, इससे आपको फार्मूला नंबर 8 आता है दैट इज V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ने ये बोला। ठीक है, मतलब इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 8 कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। और उसके बाद लिखो फार्मूला नंबर 9 दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो डाल्टन ने क्या बोला, अब देखो यहाँ पे डाल्टन ने क्या बोला। ठीक है, डाल्टन ने बोला अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेंबर है, ठीक, इसमें गैस 1, गैस 2, गैस 3 या गैस 4 भी है, मतलब n नंबर ऑफ गैस, कोई भी हो सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी, लेकिन एक से ज्यादा, मगर वो नॉन रिएक्टिंग गैस होनी चाहिए।
नॉन रिएक्टिंग, मतलब वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक, वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तब जाके वैलिड है क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसने बोला ये गैस अपना प्रेशर देगा, ये गैस अपना प्रेशर डालेगा, वो गैस अपना प्रेशर, इस गैस का भी अपना प्रेशर होगा, ठीक है। और अगर मैं इस कंटेनर का P टोटल निकालूंगा, टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वन, गैस नंबर 1 प्लस प्रेशर ड्यू टू गैस नंबर 2 प्लस प्रेशर ड्यू टू गैस नंबर 3 प्लस प्रेशर ड्यू टू गैस नंबर 4 प्लस n, जितने होंगे, अगर 2 होंगे तो फिर होगा P1 प्लस P2, अगर 3 होते तो फिर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर 4 होंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्या हुआ, अब मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना होगा कि इस गैस 1 ने कितना प्रेशर डाला खुद ही, मतलब पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर निकालूंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है फॉर्मूला नंबर 10 लिखो आप, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 अगर आपको निकालना है दैट इज PP, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इनटू टोटल प्रेशर, ठीक। ये जो टोटल प्रेशर होता है ये आपको एग्जाम में दिया होता है, मैक्सिमम टाइम्स ये आपको एग्जाम में वहीं से दिया होता है, ठीक। और फिर आपको मोल फ्रैक्शन जो है वो आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ठीक। मोल फ्रैक्शन अगर आप फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स आपको ए के होंगे फॉर एग्जांपल 2, और फिर उसी में होगा गैस नंबर बी भी, उसके मोल्स होंगे 3। अब मुझे अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5। ऐसे निकालते हैं ना मोल फ्रैक्शन, ये आपको पता है, ठीक। सब बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में भी आता है ये, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, सॉल्यूशन में भी आता है, ठीक। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर एग्जाम में दिया होता है, ऑलमोस्ट 90% टाइम्स दिया होता है, अगर नहीं दिया तो फिर निकालना होता है, ठीक। ओके, ये मैंने यहाँ पे देखा है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, ठीक। दिस वाज डाल्टन्स लॉ, ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दिस वाज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके। इससे पहले मैंने कराया एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो ने बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, ठीक। अब देखो दिस वाज फॉर्मूला 10, अब देखो फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11 आपको पता है, ये जो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी KTG की बात करूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक, उसके जो थ्योरी पॉइंट्स है ना वो आप पढ़ लेना खुद ही, ठीक। थ्योरी में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे जो पता चलता है आपको इट्स काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 kBT, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, जो Kb है ना यहाँ पे, दिस इज Kb इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1.38 into 10⁻⁻23। अब देखो अगर मैं इसका यूनिट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, Kb को यहाँ पे T को यहाँ लाऊंगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इसका यूनिट है जूल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जूल, और टेम्परेचर को इनवर्स करूंगा तो ये बनेगा जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये याद रखना मेरे भाई, ये याद रखना दोस्त, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। Where is Kb is Boltzmann's constant, this is which is equal to 1.38 into 10⁻⁻23 joule per Kelvin, ओके। अब देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी यहाँ पे, मैंने ये लिखी फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक। अगर मैं लिखूंगा यही काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3/2 nRT, 3/2 nRT, ठीक, 3/2 nRT, kinetic energy for n number of moles is equal to 3/2 nRT, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, kinetic energy is equal to 3/2 nRT। अगर मैं इसी को लिखूंगा kinetic energy for 1 mole of ideal gas, मैं क्या लिखूंगा, kinetic energy is equal to 3/2 RT, क्योंकि n जो है n के बदले में क्या लिखूंगा, n के बदले में लिखूंगा 3/2, n के बदले 1, वो क्या बनेगा 3/2 RT,
वो आपको आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यही यहां से पता चलता है ना सीधे, दिस इज फॉर n मोल्स। अगर ये n मोल्स के लिए है, ठीक, अगर मैंने n को यहां पे रिप्लेस किया 1 से, तो ये बनेगा 3/2 RT। इसका मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज फॉर 1 मोल। समझ में आता है क्या? दैट इज फॉर 1 मोल, लेकिन मैंने यहां पे लिखी 3/2 nRT, मतलब दिस काइनेटिक एनर्जी इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, दिस काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक। और मैंने बोला है जो Kb है दैट इज इक्वल टू 1.38 into 10 raised to power -23 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, दिस इज फॉर्मूला नंबर 12। ओके, अब देखो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, इससे आपको और एक फार्मूला आती है, एक और फार्मूला आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, दैट इज फार्मूला नंबर 13, दैट इज P into V, PV is equal to 1/3 m n V RMS का होल स्क्वायर, where V RMS is V root mean square velocity। और एक फार्मूला, ठीक। आपको पता है ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। अगर मैं m को n से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसके बदले w लिख सकता हूं ना यहाँ पे, तो मैं फिर क्या लिखूंगा, w VRMS, ठीक है, या ऐसे लिखो या वो लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक। PV is equal to 1/3 m n, where m is mass of one molecule, n is number of moles या molecules, v into VRMS। ओके, ये इक्वेशन आपको आती है कहां से, KTG से, ठीक। ओके, अब देखो दिस इज फार्मूला नंबर 13। अब देखो फार्मूला नंबर 14। अब आते हैं हमारे पास VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल, VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल, VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे VRMS लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आपको पता है फॉर्मूला नंबर 13 14, V रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट 3RT/m, where m is molar mass, R is universal gas constant, T is temperature, 3 is constant. Formula number 15, that is V most probable, that is equal to V most probable is equal to RT/m, 2RT/m। Formula number 16, that is V average, that is equal to 8RT/m, m is मोलर मास, मतलब रूट भी है यहाँ पे। मेरे इसमें पूछा गया सवाल, बताओ इनमें तीन में से सबसे ज्यादा कौन है। अगर मैं आपको यहाँ पे वो R दिखाऊंगा, इनमें से सबसे ज्यादा जो है दैट इज VRMS, सबसे ज्यादा है, उसके बाद है V एवरेज और उसके बाद है V मोस्ट प्रोबेबल। ये याद रख लेना तो, ठीक। VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3R2 अंडर रूट V मोस्ट प्रोबेबल 2RT/m, V एवरेज इज इक्वल टू 8R2/m अंडर द रूट, मतलब अंडर द रूट 8RT/m। अगर मैं इन बताऊंगा आपको इनका ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन होता है, दैट इज VRMS इज ग्रेटर देन V मोस्ट, V एवरेज इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला नंबर 17 लिखो आप, वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन, वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। उसने बताया जो वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन जो है दैट इज P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इनटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ठीक है, दिस इज नोन एज वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन।
ठीक है, इट इज वंडर वॉल इज रियल इक्वेशन p plus an square by v square into v minus nb is equal to nrt. p plus an square upon v square v minus nb is equal to nrt. ओके, दिस इज वंडर वॉल रियल इक्वेशन. अब जो यहाँ पे a है ये क्या है और ये जो यहाँ पे b है ये क्या है, बाकी तो मुझे पता है, प्रेशर, n इज मोल्स, v इज वॉल्यूम. अब ये जो b है r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज टेंपरेचर. अब मुझे पता होनी चाहिए यहाँ पे ये जो a है ये क्या है. नीट 2018 में इस a के ऊपर क्वेश्चन आया था, कराऊंगा वो भी. मतलब वहां से सीधा पूछा गया था सवाल कि ये जो a है वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन में ये कौन सा फैक्टर है. भाई साहब दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये बोलता है कि गैस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और ये जो b है दिस इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल. मैं बताऊंगा आपको, आप वेट कीजिए. ठीक है, आप वेट कीजिए. अब देखो मैंने यहां पे लिखा p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर v इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक, ये जो यहाँ पे p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन. ठीक, असल में इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. इसने इसको करेक्ट किया, इसने बनाया p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी. इसने इसको करेक्ट किया, इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रेशर करेक्शन. और ये जो v माइनस एन बी है उसको नाम दिया गया वॉल्यूम करेक्शन. अब मुझे बताओ ये जो a है इसका यूनिट क्या रहेगा. a का यूनिट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे सीधे करो, आपने प्रेशर को करेक्ट किया ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर से. ठीक, अब देखो यहाँ पे आपने प्रेशर को करेक्ट किया ना ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. इसका मतलब आपने प्रेशर को ऐड किया. इसका मतलब अगर मुझे निकालना होता है पी ए का यूनिट तो मैं क्या करूंगा, p इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर. ठीक, अगर मैं a का यूनिट निकालूंगा, a का यूनिट, तो मैं क्या लिखूंगा, p इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. आपको मैंने पहले ही बोला ये जो प्रेशर है ये आपको एटीएम में लेना है. ठीक, एटीएम. वॉल्यूम मैंने बताया आपको लीटर में लेना है, तो v एटीएम लीटर स्क्वायर. ठीक, अपॉन एन स्क्वायर मतलब मोल का स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आया समझ में आया क्या. मैंने इसको यहाँ इसके साथ मल्टीपल किया और एन स्क्वायर को डिवाइड किया, फिर प्रेशर के बदले एटीएम लिखा, वॉल्यूम स्क्वायर के बदले मैंने लीटर स्क्वायर लिखा और एन स्क्वायर के बदले मैंने मोल का स्क्वायर लिखा. ठीक, क्योंकि मोल स्क्वायर है एन स्क्वायर. ओके, अब मुझे बताओ ये जो v है v माइनस एन बी, उसको क्या नाम देगा तू. v माइनस एन बी, v माइनस एन बी, दिस इज नोन एज वॉल्यूम करेक्शन. वॉल्यूम करेक्शन. अब मुझे b का यूनिट निकालना है तो मैं सीधे करूंगा v इज इक्वल टू एन बी. अब b को निकालना है यूनिट तो मैं b को वहीं पे रखूंगा, n को यहां से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा v बाय n. समझ में आता है, v माइनस एन वी इज वो तो वॉल्यूम करेक्शन है. मुझे अब b का यूनिट निकालना है तो मैं v को बराबर करूंगा एन बी को, तो b को अगर मुझे यूनिट निकालना है तो n को यहां से डिवाइड करूंगा तो बनेगा v बाय n. आपको पता है वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे हम, लीटर. तो n को क्या लिखेंगे, मोल इनवर्स. ठीक, अब देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू v बाई n, मतलब मैंने b का यूनिट निकाला, मैंने लिखा लीटर मोल इनवर्स. अब ये जो b होता है ना, b होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उतना b ज्यादा होगा. मतलब b कब ज्यादा होगा, जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा. ठीक, अगर मैं a की बात करूं, a जो होता है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना a का वैल्यू ज्यादा होगा. और याद रखना जितना वैल्यू का a का वैल्यू ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. ठीक,
और उतनी जल्दी में आप गैस को लिक्विफिकेशन जल्दी करोगे। सीधे याद रखो, हायर द वैल्यू ऑफ ए, इट मीन्स there will be more force of attraction. If there is more force of attraction, it means the gas can be easily liquefied. ठीक, मतलब A ज्यादा होगा, force of attraction भी ज्यादा होगा, और अगर force of attraction ज्यादा होगा तो liquefy भी जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अब बताओ मुझे, अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक कोई मॉलिक्यूल है दैट इज पोलर, और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है दैट इज नॉन पोलर। याद रखना हमेशा, ये जो A का वैल्यू होता है वो हमेशा ज्यादा होता है पोलर के लिए और नॉन पोलर के लिए कम होता है। ठीक, अब B का बताओ मुझे, B क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा A के बारे में एक क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे आप देखो, उतारो जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अमोनिया है और मेरे पास H2 है। बताओ मुझे इनमें से A का वैल्यू किसको ज्यादा होगा? अमोनिया को। क्यों? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, अब मुझे बताओ, मेरे पास ये यहाँ पे H2 था, नॉन पोलर था, मेरे पास फ्लोरीन है, Cl2 है, फ्लोरीन क्लोरीन Br2 I2। मैंने आपको बोला इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए, मतलब मुझे बताओ ए किसमें ज्यादा होगा। तुम्हारा सीधा आंसर यही होगा ना कि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, क्योंकि फ्लोरीन 2 है ना, मतलब ये F और F के, या Cl क्लोरीन मतलब जितना ये ताकतवर उतना ये भी, जितना ये ताकतवर उतना ये ताकतवर है। ठीक, मतलब ये बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक, इक्वली शेयर। ठीक, ना ये खींच सकता है, ना ये ज्यादा खींचेगा, ना ये, क्योंकि बराबर, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इक्वल। अब बताओ, अगर दोनों नॉन पोलर है तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? अगर आप देखोगे ये जो आयोडीन है ना, इट इज सॉलिड, फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, ये जो यहाँ पे आयोडीन है सॉलिड, मतलब सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, नजदीक होते हैं, मतलब उनमें फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इसका मतलब जो ए का वैल्यू होगा वो आयोडीन के लिए ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर क्लोरीन, लास्ट फ्लोरीन के लिए। ठीक, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होता है बिटवीन द कांस्टेंट मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। इसलिए मैंने बोला आयोडीन को ज्यादा है, ब्रोमीन को, क्लोरीन फ्लोरीन। नीट 2018 पे इस पे क्वेश्चन आया था, ए पे 2 क्वेश्चन आए थे ए पे। ठीक, एक आया था कौन इजीली लिक्विफाई होगा, और दूसरा आया था ए क्या कॉरस्पॉन्ड करता है रियल गैस इक्वेशन, वन वाला रियल गैस इक्वेशन में मैंने बताया ए इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और जितना ज्यादा वैल्यू ए का होगा इट मींस गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, नीट 2018 में पूछा गया था। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब और एक चीज आता है यहाँ पे, और एक कंसेप्ट आता है दैट इज Z। Z को आपने क्या बोला? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, ये आपको पता है। अब देखो, अगर Z ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब गैस ने क्या दिखाई? पॉजिटिव डिविएशन। अगर Z इज लेस देन 1, गैस ने क्या दिखाई? नेगेटिव डिविएशन। मतलब पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है, नेगेटिव डिविएशन का क्या होता है? मतलब हमने सोचा था कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद वॉल्यूम 2 लीटर आएगा। ठीक, हमने सोचा था वॉल्यूम 2 लीटर आएगा, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो वॉल्यूम आ गया था 3 लीटर। इसका मतलब गैस ने पॉजिटिव डिविएशन दिखाई, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा आ गया। मतलब जब ज्यादा आता है हमेशा, अगर आपके मार्क ज्यादा आएंगे तो तू क्या बताएगा? मुझे पॉजिटिव डिविएशन आ गई। ठीक, अगर आपको आपने एक्सपेक्ट किया था 500 लेकिन वहां पे 450 थे, तो आप बताओगे नेगेटिव डिविएशन। इसलिए मैंने बोला अगर ज्यादा होगा 1 से इट मींस पॉजिटिव डिविएशन, इट मींस Z लेस देन 1 मींस नेगेटिव डिविएशन। और पॉजिटिव डिविएशन हमेशा होती है हाई प्रेशर गैस शोज पॉजिटिव प्रेशर, एट लो प्रेशर गैस शोज नेगेटिव, एट हाई प्रेशर गैस शोज पॉजिटिव डिविएशन, एट लो प्रेशर गैस शोज नेगेटिव डिविएशन। ठीक, नेगेटिव डिविएशन लो प्रेशर पे, पॉजिटिव डिविएशन
हाई प्रेशर पे। अब मुझे बताओ पॉजिटिव डेविएशन आया, Z इज ग्रेटर देन 1, Z इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब प्रेशर हाई होगा। ठीक, आपको पता है अगर Z ग्रेटर देन 1 आया, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, होता क्या है, अगर मैं बताऊं अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेट होगा, इसका मतलब वॉल्यूम कम होगा ना, इसका मतलब ये जब Z ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाते हैं। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, दैट इज Z इज ग्रेटर देन 1। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होंगे, Z विल बी लेस देन 1। ठीक, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, Z विल बी लेस देन 1। ओके, अब और एक बात सुनो यहाँ पे, दिस वाज दैट। अब देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉइंट वहां पे लिखो। हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन। Hydrogen and helium shows always positive deviation. All other gases shows positive deviation at high pressure and negative deviation at low pressure. All other gases show positive deviation at high pressure and negative deviation at low pressure. ठीक, all other gases shows positive deviation at high pressure and negative deviation at low pressure. Hydrogen and helium always show positive deviation, और जो बाकी गैसेस है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे हाई प्रेशर पे और नेगेटिव दिखाएंगे लो प्रेशर पे। इसको फिर मैथमेटिकली भी दिखाते हैं हम, जब Z एट हाई एट लो प्रेशर, जो आपका Z होता है एट लो प्रेशर, ये जो आपको Z होता है which becomes Z, ये जो आप लो प्रेशर Z which becomes Z is equal to 1 माइनस, मतलब अब कम होता है, अब आपको 1 को माइनस करना है, Z becomes 1 माइनस A by VRT। अब फार्मूला से भी पता चलता है कि अगर आपके पास प्रेशर लो होगा तो Z नेगेटिव डेविएशन दिखता है, क्यों? आपने 1 को माइनस किया। जब आप अगर देखो अगर Z होता है 1, इट मींस आइडियल बिहेवियर, अगर आपने Z से को कम किया, इट मींस इट्स नेगेटिव डेविएशन। ठीक, इट मींस नेगेटिव डेविएशन। अगर मैं वहीं पे हाई प्रेशर लिखूंगा तो मैं फिर Z लिखूंगा, Z आता है हाई प्रेशर पे Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। ठीक, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT कब आता है? हाई प्रेशर पे। सीधा पूछता है एग्जाम में, ये इनको याद रखना। ठीक, एट लो प्रेशर गैस शोज नेगेटिव डेविएशन, मतलब Z इज इक्वल टू 1 माइनस A बाय VRT, और हाई प्रेशर पे गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन, इट मींस Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT हाई प्रेशर पे। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये भी फार्मूला में याद रखना। ठीक, काउंट क्या होगा वो आप खुद लिख देखना ना अब। ठीक, अब देखो मैंने आपको एक फार्मूला दिखाई थी, डेंसिटी की डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT, जहां पे मैंने लिखा था ये जो डेंसिटी है दैट्स एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब मैं क्या कर सकता हूं इसको, D इंटू R इंटू T इज इक्वल टू PM। अगर मैं इसको R और M को एक साइड लूंगा तो फिर मैं रिलेशन निकालूंगा, मैं लिखूंगा D1 इंटू T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू D2 इंटू T2 अपॉन P2। दिस इज, इसको हम कहते हैं डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर की रिलेशन। डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर की रिलेशन D1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू D2 T2 अपॉन P2। ठीक, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा फिर होगा D1 P1 इज इक्वल टू D2 P2, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा फिर होगा D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। जैसे मैंने वो दिखाया इक्वेशन ऑफ स्टेट में, जैसे मैंने बताया बॉयलर्स लॉ, चारों लॉ, वैसे ये भी है D1 T1 अपॉन P1 इज इक्वल टू D2 T2 अपॉन P2। इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, ये मैंने खुद बनाए फार्मूले, मैंने इन पे क्वेश्चंस किए थे पहले खुद, फिर मैंने फार्मूला बनाए। ठीक, इसलिए मैं अब आपको भी यही बोल रहा हूं, जो मैं फार्मूला लिखाऊंगा आपको यहाँ पे प्लीज उनको नोट कीजिए। ठीक, भरोसा कीजिए मुझ पे, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक, अब देखो इतना हो गया। ठीक, अब कुछ बचता है यहाँ पे मेरे हिसाब से और एक अब बचता है
अब क्या बताऊंगा मैं आपको, अब कुछ बचता है यहाँ पे कि नहीं? नहीं, अब ग्राफ से, ठीक, अब ग्राफ से, ओके, अब ग्राफ इसको करना है, ठीक। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में ग्राफ से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक, दैट इज मैक्सवेल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सवेल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ओके। अब देखो यहाँ पे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राहम ने बोला डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन, अगर आपके पास कोई होल है उससे गैस निकलता है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। उसने बोला ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, RAT, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, that is inversely proportional to molar mass of gas, ठीक। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ गैस। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रेट ऑफ गैस 1 अपन रेट ऑफ गैस 2, मतलब मुझे कंपेयर करना है कि अगर गैस 1 है वो गैस 2 से कितना तेज डिफ्यूज होता है। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ 1 अपॉन रेट ऑफ 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट मोलर मास ऑफ गैस 2 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस 1, क्योंकि मोलर मास से इनवर्स रिलेशन है ना। अब देखो रेट इज इनवर्स मोलर मास, अगर मैंने आपको यहाँ पे R1 ऊपर लिखा तो मोलर मास मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी को हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। अगर मैंने R2 को नीचे लिखा तो मोलर मास M2 का ऊपर लिखना है, उसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको, अब देखो और एक फार्मूला, आपको रेट देता है R1 अपन बोलता है रेट ऑफ 2 बताओ, लेकिन आपको बोलता है एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ 1 इज दिस एंड डेंसिटी ऑफ गैस 2 इज दिस। अब मुझे बताओ रेट, जो रेट है गैस 2 की वो क्या होगी। अब देखो उसको सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा है R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, उसी को यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन वो यहाँ पे डेंसिटी लिखना है D2 अपॉन D1। वहां पे आपको मोलर मास की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, डेंसिटी। अब देखो अगर उसने रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसने एग्जामिनर ने बोला, आपको क्वेश्चन आया कि मेरे पास इतना वॉल्यूम इतने टाइम में डिफ्यूज होता है, मुझे बताओ अगर मेरे पास इतना वॉल्यूम है वो कितने टाइम में डिफ्यूज होगा, ठीक, वो कितने टाइम में डिफ्यूज होगा। उस टाइम हम R1 अपन रेट लिखते V1 अपॉन T1 डिवाइड बाई V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर द रूट M2 अपॉन M1। वहां पे आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, V2 भी दिया जाएगा, T1 भी दिया जाएगा, बताएगा T2 बोलो, या ये सब देगा बताएगा मोलर मास ऑफ गैस 2, या ये सब देगा बताएगा मोलर मास ऑफ गैस 1, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ भी बोल सकता है, ठीक। इसे रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर यही रेट आपको इन टर्म्स ऑफ उसने मोल्स दिया तो R1 by R2 is equal to N1 by T1, तो मैं लिखूंगा R1 upon R2 is equal to number of moles of 1 T1, number of moles of 2 T2 is equal to another root M2 upon M1। ठीक, R1 by R2 is equal to N1 upon T1 divided by N2 upon T2 is equal to under root M2 upon M1, ठीक। ये जो मैंने पढ़ाया था ये दिस वाज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कभी रेट आपको डेंसिटी में देगा, लेकिन ये सब जो होता है ना वो होता है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट एरिया पे, ठीक। वो तीन सेम होने चाहिए, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और जो एरिया है ये तीनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। अब देखो यहां पे अगर एग्जामिनर ने प्रेशर को चेंज किया, एग्जामिनर ने प्रेशर को चेंज किया, एग्जामिनर चालाक था, उसने प्रेशर को चेंज किया, तब क्या करोगे आप। अगर उसने प्रेशर को चेंज किया तब क्या करोगे, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे, कहानी खत्म।
अब ये जो फॉर्मूला लगती है वहां पे, दैट इज R1 अपॉन R2, रेट 1 अपॉन रेट 2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर द रूट M2 अपॉन M1। इस पे भी आपको कभी कभी क्वेश्चन मिलता है, लेकिन लेस देन 10%, ज्यादा नहीं। हमेशा आपको नीट में हमेशा ये आता है, ठीक। अगर कभी कभी किसी टाइम पूछा गया भी तो वहां पे आना चाहिए आपको R1 by R2 is equal to P1 by P2 under root M2 by M1। ओके, मगर ये कब है? एट वेरिएबल प्रेशर। जब प्रेशर वेरी करेगा, ठीक। सीधी सी बात है, सीधे देखता है ना, P1 अपॉन P2 मतलब पहले प्रेशर 1 था, फिर प्रेशर चेंज हुआ तो फिर प्रेशर P2 हो गया, ठीक। R1 by R2 is equal to P1 upon P2 and is equal to under root M2 upon M1। This is at variable pressure, लेकिन टेम्परेचर एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। दिस वाज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इसके बाद आता है क्वेश्चंस। लेकिन एक बात और यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंटली लिखो। मैंने आपको बताया, जब मैंने पढ़ाया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मैंने आपको बताया वहां पे ये जो पार्शियल प्रेशर पीपी होता है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे P1 अपॉन P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 वो होता है बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 और वो होता है बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। सीधे देखो, अरे एग्जामिनर कभी कभी पार्शियल प्रेशर रेशियो देगा, बताएगा, बोलेगा बता मुझे वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होगा। तो अगर आपने ये फार्मूला याद रखी होगी, इट इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, तो आप सीधे उसको जवाब दोगे। अगर एग्जामिनर ने बोला जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है, वो एग्जामिनर ने बोला वो दैट इज इक्वल टू 2/3। अब मुझे बताओ वो मोल्स का रेशियो क्या होगा। मैंने बताया आपको दैट विल बी इक्वल टू N1 अपॉन N2, मतलब मोल्स का रेशियो भी वही होगा। अगर बताएगा पार्शियल प्रेशर का रेशियो 2/3 है, तो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होगा। दैट विल बी Chi1 अपॉन Chi2, इसको काई कहते हैं। मैंने बताया ना आपको P1 P2 इसका Chi1 अपॉन Chi2 इसका N1 अपॉन। अब देखो इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे ये होता है या नहीं। ये फार्मूला आप याद रखो, ठीक, रखो इसको याद। आप देखो यहाँ पे अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा P1 में P2 वो होता है बराबर N1 बाई N2 के। अब देखो कैसे, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 लिखूंगा क्या। अच्छा ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सीधे लिखूंगा आपको समझाने के लिए N1 प्लस N2, उसी को हम कहते हैं ना टोटल मोल्स, डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। आपको लगता है ये N1 प्लस N2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर N1 N2 खत्म। समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे अगर मैं और एक स्टेप करूंगा तो मैं लिखूंगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू N1 प्लस N2 अपॉन N2। N1 N2 खत्म, वहां क्या बचा N1 अपॉन N2। यही मैंने बोला ना, ये जो P1 अपॉन P2 होता है वो होता है बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, वही होता है बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। क्योंकि टोटल मोल्स कट जाते हैं ना, टोटल मोल्स कट जाते हैं, इसलिए मैंने ये बोला। ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये, ठीक है, बहुत फेमस है। क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कभी कभी हमें पार्शियल प्रेशर का रेशियो ये है, मुझे पता मोल रेशियो क्या होगा, ठीक। अगर आपने ये फार्मूला याद रखी होगी वहां पे तो आप बता सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर का अगर रेशियो ये है तो मोल रेशियो क्या होगा, ठीक। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले ग्राफ बोलूंगा आपको, ग्राफ।
ये जो बॉयल्स लॉ है उसका ग्राफ, चार्ल्स लॉ है उसका ग्राफ, और गै-लुसाक लॉ उसका ग्राफ। ठीक, अब देखो ग्राफ पे आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं। बॉयल ने क्या बोला था? बॉयल ने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, वी पी वर्सेस वी। अगर मैं यही पी वर्सेस अब लिखूंगा 1/v, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, बॉयल्स लॉ का है। ठीक, P वर्सेस V ग्राफ ये आता है, P वर्सेस 1/v ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक, दिस इज बॉयल्स लॉ। ओके, दिस इज बॉयल्स लॉ। दिस इज बॉयल्स लॉ। ओके, अब देखो यहां पे बॉयल्स लॉ। अब उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ का ग्राफ। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला? उसने बोला अगर बॉयल ने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो चार्ल्स ने बोला एट कांस्टेंट प्रेशर। उसने बोला एट कांस्टेंट प्रेशर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, मतलब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लिखूंगा तो मैं ग्राफ बनाऊंगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा यहां से, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब इस पे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। नीट 2021 में भी क्वेश्चन आया था ग्राफ पे, दैट वाज आई थिंक ऑन बॉयल्स लॉ। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम करो था वो। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पर वॉल्यूम लिखूंगा, यहाँ पर टेम्परेचर, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 1 2 3, इसको मैं लिखूंगा P1, इसको लिखूंगा मैं P2 P3। मतलब ये होता है ना, ये कोई कांस्टेंट प्रेशर। मुझे बताओ इनमें से रिलेशन बताओ P1 P2 और P3 के बीच में। अब मुझे बताना है रिलेशन। आपको मैंने बोला PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब देखो मुझे ग्राफ किसके किसके बीच में, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। इसका मतलब वॉल्यूम T को मुझे यहां लाना पड़ेगा, nRP को वहां लेना पड़ेगा। ठीक, T को यहां लाया, P को डाउन किया यहां डिवाइड में, मतलब V/T इज इक्वल टू nR/P। ये जो V/T होता है ना, इसको आप कहते हैं स्लोप। इसका मतलब ये जो आपको स्लोप है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये देखो n कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, आपको कांस्टेंट होंगे 2 3 1 जो भी होगा। ठीक, या 0.5। R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब ये जो स्लोप है दैट इज इनवर्स रिलेटेड विद प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास स्लोप ज्यादा होगा मतलब इट मींस प्रेशर विल बी लो। अब देखो यहां पे जितना ज्यादा स्लोप उतना प्रेशर कम। स्लोप किसको ज्यादा है? मेरे हिसाब से P1 को ज्यादा स्लोप है। अब देखो ये यहां पर है ना, डाउन है स्लोप यहां से। P1 देखो कहां पे, यहां पे। P2 उससे नीचे, P3 इससे भी नीचे। इट मींस जितना ज्यादा स्लोप उतना प्रेशर कम। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P3 is greater than P2 is greater than P1। अब उसके बाद देखो गै-लुसाक लॉ। उसके बाद मैंने बताया आपको गै-लुसाक लॉ। ये समझ में आया? मैंने बोला V/T इज द स्लोप, मतलब स्लोप इनवर्स रिलेशन था प्रेशर को।
अब जितना स्लोप ज्यादा उतना प्रेशर कम। मैंने देखा यहाँ पे स्लोप P1 का ज्यादा है, इट मींस प्रेशर विल बी लेस, इट मींस P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। अब देखो मैं गैल्यूसेक लॉ पे दिखाऊंगा ना, ये यही ग्राफ वहां पे और क्लियर होगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में भी आते हैं इस पे क्वेश्चन। अब देख लेना, सॉल्व करो PYQ आएगा। अब देखोगे वहां पे क्वेश्चन जरूर देखोगे। अब देखो गैल्यूसेक लॉ, गैल्यूसेक लॉ उसने क्या बोला, एज कांस्टेंट वॉल्यूम। एज कांस्टेंट वॉल्यूम, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। एज कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक। अगर मैं P वर्सेस T ग्राफ यहाँ पे बनाऊंगा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वो ग्राफ ऐसे आएगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक। एज कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे लिखना आप, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब देखो यही सेम क्वेश्चन में यहाँ पे करूंगा आपको, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर लिखूंगा, ठीक। यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिखूंगा, ओके। अगर मैं लिखूंगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको मैं लिखूंगा V1, इसको मैं लिखूंगा V2, इसको मैं लिखूंगा V3। मुझे बताओ रिलेशन किसका वॉल्यूम, V1 ज्यादा है V2 या V3, या V3 है ज्यादा या V2 या V1, मुझे रिलेशन बताओ। मैं सीधे लिखूंगा, मुझे पता है PV इज इक्वल टू nRT। अब देखो जो मैंने इससे पहले दिखाया चार्ल्स लॉ में, वहां पे V/T वाज स्लोप, लेकिन यहाँ पे स्लोप इज P/T। यहाँ पे स्लोप दैट विल बी P/T इज इक्वल टू nR अपॉन V। अब देखो ये जो P/T है, P/T क्या है, स्लोप। मैंने T को यहां लाया और nRV को डिवाइड किया, ठीक। मैंने, मुझे बताओ ये जो यहाँ पे स्लोप है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम, क्योंकि जो nR है यहाँ पे दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब स्लोप इनवर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम से। सेम जो मैंने इससे पहले बोला वो उससे, लेकिन मतलब एग्जैक्ट वही है, बस इतना फर्क है, वहां पे नीचे आता था प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम आता है, ठीक। और वहां पे P/T नहीं आता था, वहां पे V/T आता है, ठीक। यहाँ पे P/T आता है क्योंकि एज कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, ठीक। मतलब जिसको स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। इट मींस यहाँ पे मैं बात करूंगा, मैं लिखूंगा V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। क्यों? क्योंकि स्लोप इसका ज्यादा है, फिर सेकंड वाले का स्लोप ज्यादा है, फिर थर्ड वाले का, मतलब सबसे ज्यादा स्लोप V1 का, इसमें इसका प्रेशर सबसे कम होगा, और फिर 2 वाले का, फिर 3 वाले का, ठीक। V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following gases is most easily liquefied? मतलब आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा गैस इजीली आप लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ गिवन है, गिवन A इज इक्वल टू 4.17 फॉर अमोनिया। अमोनिया के लिए A का वैल्यू है 4.17, ठीक, और A इज इक्वल टू 0.244 फॉर H2, A इज इक्वल टू 1.36 for O2 and A is equal to 3.59 for carbon dioxide, ठीक। नीट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक। आपको बोलना है यहाँ पे कौन सा गैस, इन चारों में से कौन सा गैस इजीली आप लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक। आपको मैंने कल भी बोला, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगा, मैंने आपको बोला वहां पे कि अगर आपके पास A जितना ज्यादा होगा, मतलब उसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इट मींस आप गैस को इजीली लिक्विफिकेशन करोगे, इजीली लिक्विफाई हो जाएगा गैस। अब देखो यहाँ पे A जितना ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब लिक्विफाई इजीली उतना होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो अमोनिया के लिए A सबसे ज्यादा है 4.17, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट इज अमोनिया। नीट 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आता है नीट में, और नीट में 70%
प्लस चांसेस होते हैं इसी पे क्वेश्चन आना, ठीक, वन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, a gas such as carbon monoxide would most likely to obey ideal gas law। मतलब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रियल गैस। आपको बोलना है ये जो रियल गैस है ये कब बिहेव करेगा एज आइडियल, ठीक। पहले पता होनी चाहिए रियल गैस क्या होता है। रियल गैस होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको रियल गैस कहते हैं। अगर मैं इसके बदले आइडियल गैस देखूंगा यहाँ पे, आइडियल गैस जो होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। इट मींस अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड को एज आइडियल बनाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे टेम्परेचर लो करना है एंड प्रेशर हाई करना है, ऑप्शन नंबर 1। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर 2। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं टेम्परेचर हाई करूंगा इट मींस जो गैस है ये दूर जाएगा, मतलब एक्सपेल होगा, फोर्स अट्रैक्शन कम होगा, और प्रेशर कम करूंगा उससे भी वही होगा, दूर दूर चले जाएगा। अगर मैं प्रेशर को हाई करूंगा फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इस चैम्बर में मुझे गैस है, अगर मैं प्रेशर इसको राइज करूंगा, नीचे प्रेशर यहाँ से राइज करूंगा तो इट मींस ये जो वॉल्यूम है इस गैस का वो इतने में आ जाएगा सारा वॉल्यूम, ठीक, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा फिर और वॉल्यूम कम होगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे उस टाइम पे आप आइडियल गैस नहीं बना सकते हो, ठीक। अगर मैंने इसी को प्रेशर को कम किया, मतलब ये यहाँ पे अगर इतना वॉल्यूम था तो ये इतना बढ़ेगा, ठीक, मतलब फोर्स अट्रैक्शन कम होगा। और वहां से आप टेम्परेचर को हाई करते हो, बहुत हाई टेम्परेचर करते हो, इट मींस फोर्स अट्रैक्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ठीक। उस टाइम हम कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रियल गैस है, इट बिहेव्स एज आइडियल गैस अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 10 टाइम्स पूछा गया है ये सवाल, मोर देन 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स से ज्यादा पूछा गया है ये सवाल, ठीक। ओके, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ये वन डर रियल गैस इक्वेशन पे एक था और एक था ये आइडियल गैस का, रियल गैस कब बिहेव करता है एज आइडियल गैस, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्ट फ्रॉम, मतलब कौन यहाँ पे मैक्सिमम डिविएट होगा फ्रॉम आइडियल गैस, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 अमोनिया, ऑप्शन नंबर 1 मीथेन, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी N2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मतलब डिविएट कौन होगा, फॉर एग्जाम्पल आप मैंने अभी बोला आपको, आपके पास रियल गैस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा मतलब वो आइडियल गैस से ज्यादा बिहेव होगा, आइडियल गैस से ज्यादा डिविएट होगा मतलब वो बिहेव करेगा एज रियल गैस, करेगा ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, ठीक। आपके पास CH4 NH3 H2 N2 है, ठीक। इनमें इसका मतलब आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, मतलब आपको 0 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जाना है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 0 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है क्या, मतलब कौन डिविएट होता है फ्रॉम आइडियल गैस, मतलब 0 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होता है, दैट इज अमोनिया। मैंने बोला अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, ठीक, ये ज्यादा डिविएट होगा फ्रॉम आइडियल गैस, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, what is the density of N2 gas at 227 degree Celsius and 5 atm pressure, और दिया गया है 0.082 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर 1.40 ग्राम पर ml, 2.81 ग्राम पर ml, 3.41 ग्राम पर ml और 0.25 ग्राम पर 29 ग्राम पर ml। ओके, अब देखो सॉल्यूशन। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाई कुछ टाइम पहले, मैंने बताया आपको ये जो आपकी डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू PM/RT, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। आपको डेंसिटी निकालना है, ठीक।
प्रेशर भी दिया है एटीएम 5 एटीएम। मोलर मास आपको पता होनी चाहिए, जो N2 होता है उसका मोलर मास होता है 28। ठीक, इसका मतलब M भी आ गया। अब R क्या देगा, R यहाँ पे दिया है ना 0.082। ठीक, और फिर टेम्परेचर पे दिया है इसने 227 डिग्री। मैंने आपको बोला कि चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, टेम्परेचर जो लेना है वो केल्विन में लेना है। इट इज 227 प्लस 273, that will be equal to temperature is equal to 227 plus 273, that will be equal to 500 Kelvin। इसका मतलब जो आपको टेम्परेचर लेना है वो केल्विन में लेना है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप डेंसिटी का फार्मूला में आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, प्रेशर के बदले आप 5 लिखोगे, इंटू मोलर मास के बदले आप 28 लिखोगे, क्योंकि मोलर मास N2 is 28। तो अब यहाँ मोलर मास लिखोगे 28 डिवाइड बाय R 0.082 इंटू टेम्परेचर मैंने बोला यहाँ पे 500 केल्विन लगा हुआ यहाँ पे 500। इसका मतलब जो डेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 28 डिवाइड बाय 0.082 इंटू 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे मल्टीपल करोगे और यहाँ से डिवाइड करोगे फिर इससे, इट विल बी इक्वल टू 3.41 ग्राम पर ml। ठीक है, कहानी खत्म। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया आपको, मैक्सिमम डेविएशन, दिस इज फ्रॉम नीट 2013, मतलब नीट 2013 में, और ये भी नीट 2013 में पूछा गया है। मतलब इससे आपको ये पता चलता है कि एग्जाम में आता क्या है। ठीक, आजकल एग्जाम में आता क्या है। ठीक, ये हो गए 4 क्वेश्चन, 2 मैंने पहले कराए और ये 2 हो गए 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान आता है, टेंशन मत लो। अब क्वेश्चंस करते जाओ, फिर देख लेना आपको आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 50 ml ऑफ ईच गैस A and B takes 150 and 200 seconds respectively। आपके पास गैस A है और गैस B है। ठीक, गैस A को लगते हैं 150 सेकंड्स और गैस B को लगते हैं 200 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजिंग थ्रू ए पिन होल अंडर सिमिलर कंडीशंस। मतलब सिमिलर कंडीशन मींस टेंपरेचर प्रेशर सेम है। ठीक, कौन सा है, गैस A को लगते हैं 150 सेकंड्स और गैस B को लगते हैं 200 सेकंड्स। ओके, इफ्यूज होने में थ्रू पिन होल। इफ मोलर मास ऑफ गैस B is 36, then molar mass of A will be। मैंने आपको पढ़ाया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कुछ टाइम पहले। मैंने आपको बताया वहां पे कि जो ग्राहम्स लॉ है इसमें मैंने एक फार्मूला बताई कि रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मैंने बताया R1 by R2 is equal to V1 by T1 divided by V2 by T2। ठीक, that is equal to under root molar mass of gas 2 मोलर मास ऑफ गैस 1। मैंने बताया क्या, ये फार्मूला में लिखा है क्या। ठीक, रेट इन टर्म्स ऑफ, अब इस मुझे इस R1 बाय R को कुछ नहीं करना, मुझे यहां से सॉल्व करना है, यहां से। ठीक, अब हो रहा है 50 ml ईच गैस A and B, मतलब जो V1 है दैट इज इक्वल टू V2। ठीक, मैं V1 को V2 से खत्म करूंगा, कैंसिल करूंगा, तो T2 जाएगा ऊपर। अगर T2 ऊपर जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे T2 by T1 is equal to under the root मोलर मास ऑफ गैस B। मतलब यहाँ पे 2 क्या है B, तो मैं लिखूंगा वो कितना है, वो उसने बोला वहीं से दैट इज 36 डिवाइडेड मोलर मास ऑफ गैस A, वो मुझे निकालना है। ठीक, समझ में आया क्या। एग्जामिनर बोल रहा है ना 150 सेकंड्स एंड 200 सेकंड रेस्पेक्टिवली, दो 50 ml को इफ्यूज होने में, इट मींस वॉल्यूम ऑफ 1 A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो बोल रहा है वहीं से T2 टाइम T2 कितना है, दैट इज 200 सेकंड्स। अब लिखो यहाँ पे 200 और T1 कितना है 150 इज इक्वल टू अंडर रूट 36 बाय मोलर मास ऑफ A। अब मैं यहाँ से 1 0 कैंसिल करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से, 5 4 are
5 3 जार, ये बना यहाँ पे 4/3, ठीक, which implies 4/3 is equal to under root 36 divided by molar mass of A। अब यहाँ पे मुझे रूट है लेकिन यहाँ पे 4/3 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड से इसको स्क्वायर रूट करूंगा, कि यहाँ पे स्क्वायर डालूंगा, वहां पे स्क्वायर करूंगा, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 16/9। 16/9 is equal to 36 upon molar mass of A। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये बना यहाँ पे 4 पूरा 16 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल 36 डिवाइड मोलर मास ऑफ ए। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं मोलर मास ए को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा 16 इंटू मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू 36 इंटू 9, इसको यहां से इसको इससे। ठीक, अब देखो मोलर मास ऑफ ए निकालना है ना आपको। ठीक, 36 इंटू 9 डिवाइड बाई 16, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे फिर 16 से, दैट कम्स टू बी इक्वल टू 20.25 मोलर मास ऑफ ए। ठीक, समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया, मतलब मैंने यहाँ पे भी इसको भी स्क्वायर किया और इसको भी स्क्वायर किया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, इसको स्क्वायर किया, मैंने लिखा उसको 16/9 इज इक्वल टू 36 मोलर मास ऑफ ए। फिर मैंने मोलर मास ऑफ, फिर मैंने लिखा इसको इसके साथ क्रॉस किया, इसको इसके साथ, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे मोलर मास ऑफ ए इंटू 16 इज इक्वल मोलर 36 इंटू 9, 36 इंटू 9। फिर मैंने मोलर मास ऑफ ए 16 को यहाँ पे डिवाइड किया, मैंने बताया 36 इंटू 9 डिवाइड बाई 16, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे 16 से, दैट कम्स टू बी इक्वल टू 20.25। ठीक, इसको आप कैलकुलेटर पर करोगे, यहाँ पे टाइम लगेगा इसलिए मैंने बोला। ठीक, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक, ग्राम लॉ डिफ्यूजन पे है। मैंने ये फार्मूला सीधे बताया आपको, रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम V1/T1 V2/T2 इज इक्वल टू अंडर द रूट M2/M1। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी यहीं पे दिखाऊंगा, ये आपने सब को लिखा होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है a certain gas takes 3 times as long to effuse out as helium, its molar mass will be। मतलब आपके पास दो गैस है, जो आपको गैस है मैं इसको लिखूंगा GU, मतलब जो आपके पास अननोन गैस है, GUN अननोन गैस है। ठीक, और दूसरा गैस है हीलियम He। बोल रहा है उसको 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है टू इफ्यूज आउट एज हीलियम, मतलब अगर इसको टाइम लगता है हीलियम को T, तो इसको लगता है 3T इफ्यूज होने में। समझ में आया क्या? अगर इसको T लगता है तो अननोन को 3T लगता है ना, ये बोल रहा है वहीं से सर्टेन गैस टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग, मतलब उसको 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है इफ्यूज होने में। ठीक, एज लॉन्ग आउट एज हीलियम इट्स मोलर मास विल बी। आपको यहाँ पे दो गैस है, हीलियम और अननोन गैस। हीलियम का मोलर मास आपको पता है क्या? मोलर मास ऑफ हीलियम दैट इज इक्वल टू 4। अब ये जो मोलर मास ऑफ अननोन गैस है MUN, वो आपको निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको दिया है रेट इन टर्म्स ऑफ, आपको टाइम दिया गया है। अब यहाँ पे मान के चलो कि ये जो अननोन गैस है इसका वॉल्यूम V जा रहा है और हीलियम जो है इसका वॉल्यूम V जा रहा है। अब देखो क्यों, मतलब अगर इसका भी वॉल्यूम जाएगा V, इसका भी जाएगा V। ठीक, इस और टाइम लगता है डिफरेंट, इट मींस ये जो इनका मोलर मास है वहां पे अंतर है, वहां पे डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है। ठीक है ना, इसका मतलब वहां पे डिफरेंस है ना। क्यों? अगर इसका भी वॉल्यूम जा रहा है V, इसका भी जा रहा है V। ठीक, मगर इसको जो टाइम लगता है दैट इज T, मगर इसको जो टाइम लगता है दैट इज 3T। इट मीन ये जो अननोन गैस है ये इससे बहुत बारे है, मतलब अगर इसका मोलर मास 4 है तो इसका मोलर मास 4 से ज्यादा है। एग्जाम में ऐसे ही देखना होता है क्वेश्चन को। ठीक, यहाँ पे ऐसे ही देखना होता है।
अगर आप दिमाग थोड़ा सा यूज करोगे, अगर इसको T लगा, इसको 3T लगा, बस मैंने आपको बोला था रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास अंडर द रूट ऑफ मोलर मास, मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा मतलब उसकी रेट कम, मतलब वो कम डिफ्यूज होगा थ्रू ए होल। ठीक, अब देखो हमें मैंने बोला इसका V रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अभी मैंने क्वेश्चन कराया, मैंने बोला रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम V1 by T1 डिवाइड बाय V2 by T2, मैंने बोला यहाँ पे दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट मोलर मास ऑफ 2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ 1। ठीक, मैंने बताया आपको, अभी इससे पहले भी कराया क्वेश्चन। ओके, अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे T2 by T1 is equal to under the root M2 by M1। ठीक, समझ आ रहा है क्या, समझ में आया क्या? T2 by T1 is equal to under root M2 by M1। अब देखो यहाँ पे अननोन गैस है और हीलियम है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे M2 के पहले मोलर मास ऑफ हीलियम, M1 के बदले लिखूंगा मोलर मास ऑफ अननोन गैस जो मुझे निकालना है। T2 के बदले लिखूंगा T या 3T, T1 के बदले लिखूंगा T। अब मैं वो यहाँ से देखूंगा क्या लिखूंगा मैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 3T लिखूंगा, यहाँ पे T लिखूंगा, ठीक, इसका मतलब मैंने जो ऊपर जो मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने अननोन का, तो मुझे यहाँ से नीचे लिखना है मोलर मास ऑफ अननोन गैस। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे T2 के बदले मैं लिखूंगा यहाँ पे 3T डिवाइड बाई T1 के बदले लिखूंगा T। इसका मतलब ये जो यहाँ पे रूट में आएगा वहां पे आएगा मोलर मास ऑफ हीलियम 4 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ अननोन गैस, मोलर मास ऑफ अननोन गैस। बिल्कुल समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे आप पहले मैंने लिखा V1 by T1 डिवाइड बाई V2 by T2, ठीक, इज इक्वल अंडर रूट M2 by M1। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको मैं रब करूंगा यहाँ पे, अब देखो वॉल्यूम हीलियम का कितना वॉल्यूम जा रहा है V, उसको टाइम लगता है T। ठीक, अब सेम वॉल्यूम जाता है किसका, अननोन गैस का, उसका वॉल्यूम V और टाइम लगता है 3T इज इक्वल टू अंडर द रूट। अब यहाँ पे आपने पहले टाइम टेकन बाय हीलियम दैट इज THE, यहाँ पे 3 टाइम्स THE टाइम टेकन बाय हीलियम, मतलब आपने यहाँ पे पहले हीलियम की बात की, अगर यहाँ पे पहले आपने हीलियम की बात ऊपर की, इसका मतलब जो हीलियम का मोलर मास 4 वो नीचे आएगा। ठीक, अब ये जो आपने दूसरी बात किसकी की, अननोन की, इसका मतलब मोलर मास ऑफ अननोन गैस वो ऊपर आएगा। ठीक, इसको यहाँ पे रब करो, समझ में आया क्या? मैंने यहाँ पे पहले किसकी बात की, हीलियम की, तो मैं यहाँ पे पहले हीलियम को नीचे लिखूंगा क्योंकि रेट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलर मास को। ठीक, मैं लिखूंगा, मैंने हीलियम लिखा, नीचे लिखा मैंने किस अननोन गैस का, तो मैं यहाँ पे मोलर मास ऑफ अननोन गैस ऊपर लिखूंगा। ठीक, वॉल्यूम V से V कैंसिल होगा। ठीक है, जो 3 टाइम्स T हीलियम है ऊपर जाएगा, ये इट बिकम्स 3 टाइम्स टाइम टेकन बाय हीलियम अननोन गैस डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय हीलियम। ओके, THE खत्म। ओके, यहाँ पे बचा आपको मोलर मास ऑफ अननोन गैस डिवाइड बाय 4। अब देखो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर रूट करूंगा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा, जब मैं इसको स्क्वायर में यहाँ पे इसको स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर और रूट खत्म, ये बनेगा मोलर मास ऑफ अननोन गैस MUNG डिवाइड बाय 4। इट मीन ये जो मोलर मास ऑफ अननोन गैस है ये किसके बराबर आएगा, 4 into 9 36। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है मोलर मास ऑफ अननोन गैस दैट इज इक्वल टू 36। मोलर मास ऑफ अननोन गैस 36 U। ये दोनों क्वेश्चन थे कहां से, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मैंने बोला आपको ये जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैंने पहले भी क्वेश्चन दिया, वॉल्यूम रेट दिया था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम,
अब सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने ये करा, इसमें भी रेट मैंने लिखी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मैंने बोला सेम वॉल्यूम जा रहा है इसका और इसका भी जा रहा है, और लेकिन इसको टाइम लगता है टी, इसको लगता है 3t। इट मींस इनका जो मोलर मास है वहां पे डिफरेंस है, और इसका जो आंसर है दैट इज 36 जूल। ठीक, अब देखो हो गए 6 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, by what factor does the average velocity of a gaseous molecule increase when temperature is doubled? Okay, आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है, आपको बोलना है जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो कितने इंक्रीज होगी जब मैंने टेम्परेचर को डबल किया। ठीक, आपने टेम्परेचर को डबल किया, आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी। ठीक, आपको मैंने फार्मूला लिखाया है, मैंने अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैंने आपको फार्मूला लिखा है वहां पे। मैंने बोला आपको ये जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज होती है दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 8RT/πm। ठीक, 8RT/πm, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 8RT/πm। ओके, इसका मतलब आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है, मतलब उसका मोलर मास जो होगा वो सेम होगा, मतलब कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, 8 इज कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वी एवरेज इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अंडर द रूट टी। मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे नीट पे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये पूछा गया है 2011 में। ठीक, अब कोई बोलेगा नीट में 2011 में नीट नहीं था, वहां पे उस टाइम एपीएमटी था, लेकिन उसको हम नीट अब नीट कहते हैं। ठीक, उसको नीट में कन्वर्ट किया इसलिए हम कहते हैं नीट 2011 या एपीएमटी 2011। ओके, अब वहां मत जाओ डेट पे, लेकिन 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, अब देखो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। इट मींस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट अस सपोज ये जो आपकी पहली जो वेलोसिटी थी, पहले जो वेलोसिटी दैट वाज v, एवरेज वेलोसिटी दैट वाज v। अब मैं बताऊंगा आपको, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, डबल किया, तो मैं लिखूंगा उस टाइम वेलोसिटी v2। ठीक, पहले वेलोसिटी v, अब मैं v2, या पहले आप वेलोसिटी मानो यहाँ पे v1, और जब आपने टेम्परेचर डबल किया तो उस टाइम वेलोसिटी v2। ओके, दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट t, पहले जो टेम्परेचर था दैट वाज t, पहले जो टेम्परेचर था दैट वाज t। आपने सपोज किया ना, ये बोल रहा है जब मैंने टेम्परेचर को डबल किया, इट मीन अगर पहले टेम्परेचर t था तो बाद में क्या हो गया 2t। अगर पहले टेम्परेचर था 2 केल्विन तो बाद में क्या हो गया 4 केल्विन। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पहले वेलोसिटी थी v1, बाद में वेलोसिटी v2। अगर टेम्परेचर था t पहले तो बाद में टेम्परेचर 2t। अब देखो यहाँ पे which implies, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे t से t कैंसल, इसका मतलब ये क्या बना है यहाँ पे v1 divided by v2 is equal to 1 by under the root 2, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा ना, एक को रूट ले लो दैट इज 1। ओके, अब देखो यहाँ पे which implies v2 into 1 that is v2 is equal to v1 into root 2। this is the answer। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने बोला आपको जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT/πm। मैंने बोला आपको इसका मतलब 8 भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अगर एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1/t2। पहले मैंने बोला पहले टेम्परेचर था t और बाद में मैंने किया 2t, और पहले वेलोसिटी मैंने माना पहले वेलोसिटी v1 और बाद में जब मैंने टेम्परेचर को डबल किया मैंने बोला वेलोसिटी उस टाइम v2। अब मैंने v2 निकाला दैट कम्स टू बी इक्वल टू v1 इनटू रूट मतलब रूट 2 v1। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको ये जो आपका रूट 2 होता है दैट इज इक्वल टू 1.414, या मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1.4। ठीक, ऑप्शन है ना यहाँ पे 1.4। इट मींस जो आपकी वेलोसिटी है v2 इट कम्स इक्वल टू बी 1.4 टाइम्स v1। इसका मतलब 1.4 टाइम्स इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक, जब आपने टेम्परेचर को डबल किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन। A gas mixture was prepared by taking equal moles of CO and N2. If total pressure is 1 atm, the partial pressure of N2 in the mixture will be।
आपके पास एक गैस मिक्सचर है, उसमें दो गैसेस है, एक है CO और है आपके पास N2, ठीक, CO एंड N2, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है वहां पे a gas mixture was prepared by taking equal moles of CO and N2। CO है और N2 है, ठीक, इक्वल मोल्स मतलब मैं इसका वो नंबर ऑफ मोल्स इसका लूंगा 1 और इसका लूंगा 1, ठीक, क्योंकि इक्वल मोल्स बोल रहा है। इट मींस आपकी जो टोटल मोल्स है दैट इज इक्वल टू 1 + 1 मतलब दैट इज इक्वल टू 2, ठीक। आपको निकालना क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन द मिक्सचर विल बी। अगर आपको मैं बताऊंगा पहले कि जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला कि पार्शियल प्रेशर की फार्मूला क्या है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मतलब इसका मतलब टोटल, मैंने वहां पे बोला आपको कि ये जो टोटल प्रेशर होता है ये मैक्सिमम 90% टाइम्स एग्जाम में दिया होता है, ठीक। यहाँ पे भी दिया है इसने टोटल प्रेशर 1 atm। इट मींस अगर आपको वो कहीं ना कहीं आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 पता चलेगा तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालूंगा N2 का, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। मैंने बोला आपको कुछ टाइम पहले कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक, यहाँ पे मैंने देखा वो, ठीक। अब mole fraction of N2 is equal to number of moles of N2 that is 1 upon total number of moles that is 2, 1 by 2 that is equal to 0.5। अब यहाँ पे देखो मैं पार्शियल प्रेशर का फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे N2 के लिए, that is equal to total pressure that is 1 into mole fraction of N2 that is 0.5। it means ये जो पार्शियल प्रेशर निकला N2 का that is 0.580 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये था क्या, ये मैंने फार्मूला करके दिखाया आपको, फार्मूला यूज करके मैंने वैल्यू लिखा, फिर मैंने फार्मूला से आपको 0.5 निकाला, ठीक। अब देखो a gas mixture was prepared by taking equal moles। अगर एग्जाम में बोल रहा है इक्वल मोल्स ले रहा है, ठीक, और बोल रहा है टोटल प्रेशर इज 1 atm, इट मींस अगर इसका प्रेशर 0.5 atm निकला तो इसका भी 0.5 atm है, ठीक। अगर टोटल प्रेशर 1 atm है, ठीक, आपको बोल रहा है पार्शियल प्रेशर N2 is, दोनों का मास बराबर, मोल भी बराबर, N2 का मोलर मास 28, CO का मोलर मास 28, लेकिन आपको बोल रहा है इक्वल मोल्स। इट मींस अगर इक्वल मोल्स ले रहा है, जितना पार्शियल प्रेशर CO बनाएगा उतना पार्शियल प्रेशर N2 भी बनाएगा, ठीक। अगर टोटल प्रेशर 1 atm था, इट मींस ये जो पार्शियल प्रेशर N2 का होगा दैट विल बी 0.5 atm और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का दैट विल बी इक्वल टू 0.5 atm, क्योंकि टोटल 1 atm था, इक्वल मोल्स ले रहा था। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में आप ऐसे करोगे, ठीक। अगर आपको बोल रहा है टोटल 1 atm में इक्वल मोल्स ले रहा है, इट मींस आप देख के उसका आंसर बता सकते हैं कि आपको फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाई थी, इक्वेशन ऑफ स्टेट P1 V1 by T1 that is equal to P2 V2 by T2। उस फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2011 में, जेईई मेंस 2011 में, ओके। अब देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन, a bubble of air under water at temperature 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1.5 bar, ठीक। if the bubble rises to surface, मतलब पहले बबल कहाँ था, अंडर वाटर, फिर बबल सरफेस पे आ गया, ठीक, where temperature is 25 degree and pressure is 1 bar, what will happen to volume, okay, what will happen to its volume, okay, what will happen to volume, okay। जेईई मेंस 2011 का क्वेश्चन है, इट मींस जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मेंस के भी होते हैं, नीट के भी होते हैं, ठीक, और जो मैंने फार्मूला आपको लिखा है उन फार्मूला पे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आपको बोल रहा है कि सर पहले जब बबल वाज अंडर वाटर तो वहां पे टेंपरेचर 15 डिग्री, प्रेशर 1.5 बार, ओके, और जब सरफेस पे आ गया तो वहां पे टेंपरेचर 25 डिग्री एंड प्रेशर 1 बार, व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या होगा, वॉल्यूम को क्या होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखूंगा, मैंने आपको बोला था एक फार्मूला P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट
22 में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फार्मूला वैसे है, जेई मेंस का क्वेश्चन है 2011, फार्मूला वैसे है तो रिपीट हो सकता है। ठीक, अब लेट अस सपोज पहले जो वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम मैंने बोला वो वी था, अब जो फाइनल वॉल्यूम था मैं बोल रहा हूँ वो वी डैश था। मुझे निकालना है फाइनल वॉल्यूम को, क्या होगा, लेट सपोज दैट इज वी डैश। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं फार्मूला पे यहाँ पे यूज करूंगा P1 कितना है 1.5 बार, तो आप लिखो यहाँ, आपको निकालना क्या है V2। अब पहले फार्मूला के साथ आप खेलो थोड़ा सा, V2 निकालना है। ठीक, आप लिख सकते हैं ना यहाँ पे P1 V1 T2 इज इक्वल टू T1 P2 V2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो यहाँ पे V2 आपको निकलेगा या नहीं। अब देखो P1 V1 T2 डिवाइड बाय P2 T1, ये है फार्मूला फॉर V2। अगर आपको V2 निकालना है तो फार्मूला ये यूज करो। ठीक, मैंने यहाँ से V2 की फार्मूला निकाली। ओके, समझ में आया ना। P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। मैंने बोला पहले आपको V मानो, फिर फाइनल में V डैश मानो, आपको V डैश निकालना है। ठीक, मैंने बोला P1 V1 T2 P2 V2 T1, फिर मैंने V2 को सब्जेक्ट बनाया और इसको यहाँ पे डिवाइड किया, तो P1 V1 T2 डिवाइड P1 P2 T1। ठीक, अब देखो यहाँ पे V2 निकालना है, बिल्कुल V डैश। मैंने V2 को क्या बोला, V डैश। P1 पहले प्रेशर कितना था 1.5, अब लिखो यहाँ पे 1.5 इंट टेम्परेचर कितना था, वॉल्यूम कितना था V। ठीक, PV T2 कितना टेम्परेचर है सरफेस पे, अगर जब 25 दैट मींस 298 केल्विन टेम्परेचर उसने दिया ना 25 डिग्री। अगर मैं टेम्परेचर को केल्विन में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 273 प्लस 25 दैट कम्स इक्वल टू 298 केल्विन। ठीक, अब डिवाइड बाय P2, बोल रहा है सरफेस पे प्रेशर है कितना 1 बार, तो आप लिखो 1 इंटू T1 कितना है 273 प्लस 15 दैट इज 288। ये जो आपको V निकलेगा आपको यहाँ पे 1.6 टाइम्स V1। अब 1.5 को 298 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो 288 से, ये निकलेगा आपको 1.6 टाइम्स V। इट मीन्स ये जो V डैश है ये आपको क्या निकला 1.6। इट मीन्स ये जो वॉल्यूम है जब सरफेस पे आता है वॉल्यूम बढ़ जाता है बाय 1.6 फैक्टर, 1.6 टाइम्स बढ़ता है वॉल्यूम। ठीक, पहले अगर वॉल्यूम था V तो बाद में बनता है 1.6, इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1.6 फैक्टर। ठीक, मैंने बोला जेई मैंने 2011 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी 2022, बिलीव मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूला वैसे इस फार्मूला का खेल है P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। फिर मैंने V2 को सब्जेक्ट बनाया और इसको यहाँ पे डिवाइड किया, फिर मैंने ये तैयार किया और इसमें मैंने खाली वैल्यू पुट किया, फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, तो 1.6 टाइम्स V। ठीक, अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया, फिर उस यहाँ तक, फिर डिवाइड किया 288 से, तो वहां पे आया आंसर 1.6। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता टाइम बचाने के लिए। ठीक, वॉल्यूम इज इक्वल 1.6, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हर किसी को आता है। ओके, दिस वाज जेईई मेंस 2011। अब और एक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2010। ठीक, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 6 ग्राम मीथेन CH4 गैस इन 0.03 मीटर क्यूब वैसल, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है। मैंने बोला कि ये जो 1 मीटर क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक, अब मुझे ऑप्शन में पहले से देखना है। ठीक, वैसा 8129 डिग्री इज, आपको बोलना है कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे 6 ग्राम मीथेन अगर मैं उनको वेसल में रखूंगा और उस वेसल का वॉल्यूम 0.03 है एट टेम्परेचर दिस। ऑप्शन नंबर 1 215216 पास्कल। आप देखो यहाँ पे जब पास्कल में दिया होता है इसका मतलब उसने कन्वर्ट किया है। अब जो मुझे वॉल्यूम लेना है वो मुझे क्या लेना है 0.03, ठीक, मीटर क्यूब में लेना है। ठीक, वो इसको लीटर में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन ए में होते तो फिर मुझे कन्वर्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे here is Pascal, it means I have no need to convert it in liter। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने आपको फार्मूला बताई इसके लिए,
अब देखो प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता निकालने हैं, आर दिया है 8.314, टी भी दिया है, इट मींस पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये मेन 2010 का। अब देखो यहाँ पे जेई मेन 2010 प्रेशर निकालना है, इसके लिए आपने उसने वॉल्यूम दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, इस क्वेश्चन में बस वही काम है। टेम्परेचर दिया, आर भी दिया 8.314। अब देखो आपको पता है इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मैं लिखूंगा PV इज इक्वल टू NRT। ठीक, PV इज इक्वल टू NRT। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रेशर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रेशर P इज इक्वल टू NRT बाई V। कहानी खत्म, कहानी खत्म मेरे भाई, इस सवाल की भी कहानी खत्म। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, आर पता है, टी पता है, वॉल्यूम पता है, इसमें करना क्या है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस 2010 में। इट मींस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक, मोस्टली वही आती है, अब टेंशन मत लो, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं से एन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स उसने नहीं दिए, लेकिन उसने बोला 6 ग्राम मीथेन, और वहां और ये भी दिया है कि कार्बन का मोलर मास लेना 12.01, हाइड्रोजन का लेना 1.01, ठीक, और आर लेना ये, ओके। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा किसकी, मीथेन, मैं लिखूंगा वेट गिवन मोलर मास ऑफ CH4। अब देखो उसने बोला 6 ग्राम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 डिवाइड बाय CH4, मतलब कार्बन है ना 1। अब देखो अगर मैं मोलर मास लिखूंगा CH4 का, तो मैं लिखूंगा कार्बन 1 दैट इज 12.01 प्लस 4 इंटू 1.01, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है ना इसमें। अगर इसमें हाइड्रोजन 4 है, उसने बोला एक हाइड्रोजन का 1.01 है, इट मींस मुझे हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके मुझे H4 का मोलर मास निकलेगा, और प्लस करना है 12.01, फिर जाके मुझे CH4 का मोलर मास निकलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ CH4 क्या आएगा, 12 प्लस 4 16.05, क्योंकि ये जो यहाँ पे आएगा ना 1.01 इंटू 4, इट कम्स इक्वल टू 404, इट कम्स 4.04, 4.04 प्लस 0.1 इज 4.05, 12 प्लस 4 इज 16, इट कम्स टू बी इक्वल टू 16.05। ठीक, अब यहाँ पे लिखो 16.05, n के बदले ये लिखो आप, n के बदले आप यहाँ पे ये पुट करोगे, r के बदले 8.314, p के बदले आप लिखोगे वहां पे टेम्परेचर कितना बोला इसने 129। टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना है, दैट इज 273 प्लस 129, इट कम्स इक्वल टू 402, 9 प्लस 3 दैट इज 12, 2 1 कैरी, 7 8 10 0 1 कैरी, 2 3 4 दैट इज 42 केल्विन। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लेना है आपको 402 केल्विन, और ये जो n के बदले है 6 डिवाइड बाय 16.05, r के बदले 8.314, और टेम्परेचर के बदले 402 केल्विन, फिर आएगा आपके पास आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब देखो प्रेशर निकालना है मुझे, बिल्कुल निकालना है। n के बदले में क्या लिखूंगा यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 16.05, ओके, इंटू आर के बदले में ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखूंगा आर के बदले, और वॉल्यूम के बदले में लिखूंगा 0.03, आर के बदले 8.314, इंटू टेम्परेचर के बदले 402। ओके, पीवी इज इक्वल एनआरटी, एन के बदले में 6 डिवाइड बाय 16.05, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, और आर के बदले 8.314 इंटू 402 डिवाइड बाय 0.03। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करोगे इसको इससे, तो आपके पास आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 41648 पास। दिस वाज जेईई मेंस 2010।
ठीक, समझ में आएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआर टी पे सीधा पूछा गया सवाल, सीधा पूछा गया था क्वेश्चन, पीवी इज इक्वल टू एनआर टी पे मैंने पी को निकालना था, एनआर टी बाई बी किया, एन को यहाँ से निकाला, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मुझे निकला 41648 पास्कल। ठीक, सिंस यहाँ पे वॉल्यूम था मीटर क्यूब लेकिन प्रेशर था पास्कल में, तो मुझे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने प्रेशर को कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने प्रेशर वहीं से, अगर उसने यहाँ पे एटम में दिया होता तो फिर मुझे वॉल्यूम को कन्वर्ट करना था लीटर में। ठीक, फिर मुझे 1000 को मल्टीप्लाई करना था 0.03 से। ठीक, अब जाके मुझे लीटर निकलेगा। ठीक, लेकिन उसने यहाँ पे पास्कल बोला सीधे, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल जेईई मेंस 2010। जो मैंने फार्मूला आपको बताई वो फार्मूला आप लिख के रखो कॉपी पे। ठीक, कॉपी पे लिख दिया। हो गए क्वेश्चन 8 हो गए, 8 हो गए 10। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल इन एसआई यूनिट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको पर मॉलिक्यूल एट 25 डिग्री विल बी। ऑप्शन नंबर 1 6.17 into 10 - 20 जूल, ऑप्शन बी 7.16 into 10 - 20 जूल, ऑप्शन सी 6.17 into 10 - 21 जूल, और ऑप्शन नंबर डी 61.7 into 10 - 21 जूल। अब देखो आप, मैंने आपको फार्मूला लिखा ही है, ये सारे पी वाई क्यूज है। ठीक, मतलब पिछले साल पूछा गया है। इट मींस ऑल क्वेश्चंस आर विल बी ऑन फार्मूला। ठीक, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक, डरो मत। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला लिखाई थी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल की, वो होती है 3/2 kBT, और kB is Boltzmann's constant, which is equal to 1.3 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, अब इस फार्मूला में क्या लिखना है आपको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू रखना है और टेम्परेचर का वैल्यू रखना है, वो भी दिया है, कहानी खत्म। अब देखो ज्यादा क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 into बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 into 10⁻23 into टेम्परेचर। टेम्परेचर इज 25 डिग्री, दैट इज 298 केल्विन। बार बार मैंने बोला आपको, ये जो अगर आपको टेम्परेचर दिया होगा सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 + 25 इज इक्वल टू 298 केल्विन डिवाइड बाय 2। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल 3 into 1.38 into 298 डिवाइड बाय 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड करोगे, इट कम्स इक्वल टू बी 617 into 10⁻⁻23 जूल अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, यहाँ पे असल में आएगा 616.8। मैंने 6.8 जो मैंने उसको लिखा 617 into 10⁻⁻23 जूल। ओके, अब देखो यहाँ पे -23, मैं यहाँ पे इसको डेसिमल को आगे लाऊं तो ये बनेगा 6.17 into 10⁻⁻21 जूल। कहानी खत्म। 6.17 into 10⁻⁻21 जूल। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये कब आया था? ये आया था 1996 में, 1996 में, मतलब ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आया है। ठीक, इसका मतलब है जो मैं फार्मूला आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उन पे क्वेश्चन सीधे आते हैं। ठीक, इसको क्या करना था, 3/2 kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, और याद रखो भी, हमेशा याद रखो, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ये आपको इसकी नीड पड़ेगी। दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यहाँ से यूनिट निकालो। ठीक, जूल पर केल्विन। दिस वाज 1996।